हेलो पीपल, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो नंबर 6। केस सिनेरियो नंबर 1 से लेके केस सिनेरियो नंबर 5 तक ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जो आप लोगों ने ऑफ कोर्स देख ही लिया होगा, आपकी प्रैक्टिस सही चल रही होगी, मैं ये आशा करता हूँ। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं केस सिनेरियो नंबर 6 को, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, बड़ा छोटा सा केस सिनेरियो है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर सही देखते हैं इसको। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एमएस डिलाइट प्रो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, छोटा सा है तो क्या कर रहे हैं, पढ़ ही लेते हैं इसको, फटाफट पढ़ लेंगे, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा। Mr. M. S. Delight Brothers, a partnership firm, is engaged in the restaurant business. अच्छा, under composition levy under section number 10(1). 10(1) के अंदर सर्विसेज अलाउड है सर, अलाउड है, पता है सर, हमें याद आ रहा है। 10(1) के अंदर क्या है, कंपोजिशन, आप एक मैन्युफैक्चरर आता है, एक तो आ गया आपके पास मैन्युफैक्चरर, नेक्स्ट आ गया सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर में भी रेस्टोरेंट बिजनेस को ही कवर किया गया। नेक्स्ट आता है आपके पास में अदर सप्लायर्स। अदर सप्लायर्स कहा गया है, जो कि टेक्निकली होता कौन सा है, ट्रेडर ही होता है, पता है आपको, ट्रेडर होते हैं। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए रेट क्या था, मैन्युफैक्चरर के लिए रेट आपको याद है 1%, 1% ईच करके ये कितना होता है, 2% होता है। सर्विस के लिए क्या रेट था, सर्विस के लिए रेट याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है, किसी को भी याद आ रहा है तो बताओ, जल्दी बताओ। सर्विस के लिए रेट है 2.5%। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, टोटल करके 5% हो जाता है। ट्रेडर, ट्रेडर के लिए क्या रेट था सर, ट्रेडर के लिए क्या रेट था, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बताओ बताओ बताओ। ट्रेडर के लिए था आपके पास में 0.5%, जो हो जाता है 1%। चलिए सर, इतना ये आइडिया होने के बाद में, इतना 10(1) देखने के बाद, ये आइडिया होने के बाद मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा, अप्रैल में सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का ही था उनके पास में। मिल गया आंसर इस क्वेश्चन का। देखो 12 लाख अप्रैल में था, अप्रैल दिस 12 लाख यहाँ पे था। तो ये क्या है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर है। रेट क्या होगा, 2.5% रेट होगा, सीजीएसटी एंड 2.5% एसजीएसटी। तो 12 लाख का 2.5% कितना बन जाता है, ये 30,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट 2.5% आपके पास में हो जाएगा 30,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो आंसर कौन सा ठीक हो गया आपके पास, सीजीएसटी एसजीएसटी 6,000 इच ना, सीजीएसटी एसजीएसटी 12,000 इच ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 30,000 इच, यस। एसजीएसटी 60,000 है, 6,000 इच तो नहीं है, 30,000 इच है। सर यहाँ एक कंफ्यूजन है अभी भी, क्या कंफ्यूजन बोलो आप सर, यहाँ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आईजीएसटी क्यों नहीं देख रहे हैं। देखो, कंपोजिशन स्कीम में जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ही आपको करना है, इंटर स्टेट सप्लाई आपको करना अलाउड नहीं है। तो इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन लेवी से बाहर आ जाओगे, आपको रेगुलर स्कीम में जाना होगा। ठीक है, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर पाओगे, इस वजह से हमें इसमें देखना ही नहीं है, सीजीएसटी एसजीएसटी हरदम एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके लिए ही सारा ऑप्शन पे सीजीएसटी एसजीएसटी गिवन है, उस पर कंफ्यूजन ही नहीं है। तो हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिसीव्ड न्यू ऑर्डर्स इन द मंथ ऑफ मे टू रन अ मेस फैसिलिटी फॉर सप्लाइंग फूड एट विश्वास पब्लिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है ये। ठीक है, नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड यूजीसी एंड फ्रंटलाइन हॉस्पिटल। ये पैराग्राफ पढ़ के क्या याद आ रहा है आपको, क्या चेक करना चाह रहे होंगे, मे बी एग्जामिशन, एग्जामिशन चेक करना चाह रहे हैं, जो सही बताया आपने, ये एग्जामिशन ही चेक करना चाह रहे हैं। देखो, आपने पढ़ा था कि कैटरिंग सर्विसेज, कैटरिंग सर्विसेज रेस्टोरेंट सर्विसेज सेम ही है। कैटरिंग सर्विसेज यदि स्कूल को दिया जाए, जो कि कहाँ तक है, हायर सेकेंडरी, प्री स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इससे ऊपर वाले स्कूल हैं, जैसे कॉलेज हो गए या फिर इसके अलावा कोई और है, तो वहां पे तो टैक्सेबल हो ही जाएगा। तो इस केस में आपके पास ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एक ये टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रंटलाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होगा, इस पे टैक्सेबल होगा या फिर एग्जाम्प्ट होगा। देखो, फ्रंटलाइन हॉस्पिटल भी इस पे टैक्सेबल हो जाएगा, इस पे टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आउट ऑफ द न्यू ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द फर्म इन द कंपनी विद द फ्लोइंग सर्विस एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट कौन सा है, हमने देख लिया, विश्वास पब्लिक स्कूल एग्जाम्प्ट है। फ्रंटलाइन हॉस्पिटल भी इस पे टैक्सेबल ही है, हॉस्पिटल के केस में टैक्सेबल ही होता है, आपके पास हॉस्पिटल केस में एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलने वाला। चलिए, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल को ही कवर किया गया ना, स्कूल को ही कवर किया गया, आपको इस पे एग्जाम्पशंस की लिस्ट पे जो आपके पास नोटिफिकेशन 66 का नोटिफिकेशन, जो एंट्री नंबर 66 पे आपके पास जो नोटिफिकेशन है उस पे। चलिए, ये तो आपको क्लियर भी होगा कि सभी से पढ़ रहे विश्वास पब्लिक स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये एक एग्जाम्प्ट है, तो ओनली आई दैट इज सी नंबर वुड बी द आंसर इस पे, और कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। चलिए, पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कवर हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कोरल लिमिटेड इज। सर, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आ गया, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, पहले पढ़ ले क्वेश्चन। चलिए सिनारियो पढ़ते हैं।
में क्या बोला गया, ऑल्सो प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज टू कोरल लिमिटेड कंपनी फॉर देयर एनुअल जनरल मीटिंग, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या किया गया, आपको जो है ये प्रोवाइड किया गया कैटरिंग सर्विसेज। सर्विस 3 जुलाई को प्रोवाइड किया इन्होंने। चलिए एक डेट तो मिल गया हमें, डेट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ सर्विस देखना ज्यादा जरूरत है हमें, 3 जुलाई डेट हम इस पे से नोट आउट करके रखते हैं। बट इनवॉइस वाज नॉट इश्यूड, अच्छा इन्होंने इनवॉइस इश्यू ही नहीं किया, ओके, बाय द फर्म टिल द एंड ऑफ अगस्त, अच्छा अगस्त तक इन्होंने इनवॉइस इश्यू नहीं किया। वैसे सेक्शन नंबर 31 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 31 जो है आपके पास में ये कहता है कि भाई साहब आपको 30 दिन के अंदर में इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो इस केस में प्रोविजन सर्विस क्या था 3 जुलाई, तो इनको जो है 3 अगस्त तक, थर्ड नहीं होगा सेकंड होगा, ओके एक सेकेंड थोड़ा खाली कर लेते हैं जगह। तो सेक्शन 31 के हिसाब से 30 डेज, 30 डेज कहा जाता है ये 2 जुलाई, 2 अगस्त सॉरी, 2 अगस्त तक इनको कर लेना चाहिए था इश्यू अपने इनवॉइसेस को, बट इन्होंने इश्यू नहीं किया इनवॉइस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में, चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 13 हमें जाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 13 पे भी 2 केस थे ना आपके पास, यदि इनवॉइस आपने इश्यू किया तो एक केस है, इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो दूसरे केस है, इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया या इनवॉइस टाइम पे इश्यू नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ, इनवॉइस इन्होंने टाइम पे इश्यू नहीं किया, टाइम पे इनवॉइस इन्होंने इश्यू नहीं किया तो क्या होगा बताओ, तो आपको याद ही होगा सेक्शन 13 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। चलिए सर ठीक है, हमारे पास डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस तो मिल गया, 3 जुलाई है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कितना है 3 जुलाई, अब डेट ऑफ पेमेंट हमें ढूंढना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हावर पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई और फॉर विच बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड ऑन 20 जुलाई। अरे यार इन्होंने दो दो डेट दे दिया, चलो वैसे क्या है हमारे पास अर्लियर है ना, अर्लियर है तो बाकी चीज बाकी देखने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो डेट ऑफ पेमेंट के लिए क्या बोला गया सेक्शन नंबर 13 पे, डेट ऑफ पेमेंट के लिए इन्होंने बोला कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप किस दिन को क्रेडिट करते हो और आपको बैंक में कब मिलता है, बैंक में क्रेडिट कब मिलता है। अब विच एवर अर्लियर था विच एवर इज लेटर था, क्या था इस पे ये बताओ, बताओ बताओ, विच एवर इज अर्लियर था या विच एवर इज लेटर था, यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर था। तो इन दोनों डेट से सबसे पहले कौन से आ रहे हैं वो हमें देखना था। तो यहाँ 25 जुलाई एक है 20 जुलाई, 20 जुलाई क्रेडिट हुआ, 25 जुलाई हम मान के चल रहे बुक्स ऑफ अकाउंट पे इन्होंने एंट्री किया हुआ है। तो हमारे पास डेट ऑफ पेमेंट की डेट क्या हो गया 25 और 28, विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे अर्लियर कौन सा है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई यहाँ पे अर्लियर हो गया, एक डेट ये आ गया। सेकेंड डेट हमारे पास क्या था 3 जुलाई जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, तो इनकी अर्लियर, इनका अर्लियर क्या है आपके पास 3 जुलाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 जुलाई वुड बी दी डेट ऑन विच टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी कंसिडर्ड। तो ये आपके पास में यहाँ पे सही आंसर है 3 जुलाई। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। टाइम ऑफ इस टाइम ऑफ सप्लाई के लिए इनवॉइस इश्यू करता है तो कुछ और होता है, इनवॉइस इश्यू टाइम पे करता है तो कुछ और, टाइम पे नहीं करता है तो कुछ और। तो टाइम पे नहीं किया इन्होंने, उसकी केसेस हमने देख लिया, डेटा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और डेटा पेमेंट विच भी लिया। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे इन्होंने बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मस्ट अप्रोप्रिएट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर मेस डिलाइट ब्रोदर्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर पे क्या हुआ था पहले ये समझते हैं, अगला जो पैरा है उस पे समझ लेते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल डिलाइट ब्रोदर, अच्छा इन्होंने बंद करने की सोच रखा है अपनी रेस्टोरेंट बिजनेस को। एंड सर्विस ऑफ प्रिपेयरिंग एयर कंडीशनर, अच्छा एयर कंडीशनर की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, तो सर्विस ही है बट रेस्टोरेंट से ये स्विच कर रहे एयर कंडीशनिंग। द फर्म विशेस टू कंटिन्यू टू कंपोजिशन स्कीम, अच्छा कंपोजिशन स्कीम पे वो जाना चाह अभी भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन था आपका टर्नओवर जो इनकी करंट फाइनेंशियल में 48 लाख था। तो देखो आपके पास में जो है सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) दो सेक्शन है। दोनों सेक्शन में आपके पास में रेस्टोरेंट सर्विस ही सर्विस की तरह और पे कवर्ड है, जहाँ पे 50 लाख रुपीज तक आपके पास में यदि है, सॉरी ये 1.5 करोड़ से 1.5 करोड़ है, तो आप जो है यहाँ पे चल सकते हो जिसपे आपको टैक्स 5% देना पड़ेगा, सीजीएसटी जीएसटी दोनों मिला के। बट अब यदि जो है आप स्विच कर रहे हो रेस्टोरेंट सर्विस से स्विच कर रहे हो किसी और सर्विसेज पे, अदर सर्विसेज के लिए आपके पास एक सेक्शन नंबर है 10(2) है। 10(2) क्या कहता है, यदि आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक है तो आप
यहाँ पे आ सकते हो सेक्शन नंबर 10(2)(a) पे स्टिल कंपोजिशन स्कीम को ही लेके चल सकते हो, जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 6% दैट इज 3% ईच, 3% CGST, 3% SGST। याद आ गया सर? हाँ जी, ये याद आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 10(2)(a) में। अच्छा खासा याद आ गया हमें। अदर सर्विसेज के केस में 50 लाख की टर्नओवर यदि है तो 3% करके 6% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना टर्नओवर इनका 48 लाख टर्नओवर। इट मींस कंपोजिशन स्कीम ये अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं ना? यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। हमें दैट ब्रोदर्स कैन कंटिन्यू टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। ठीक है सर, अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) नहीं, 10(1), 10(2) में अलाउड नहीं है उसको। इज नॉट एलिजिबल टू अवेल, हाँ ये तो रॉन्ग ही हो गया। इज नॉट एलिजिबल टू अवेल कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) बट कैन अवेल बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन लेवी अंडर 10(2) है, ये चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं। डिलाइट कैन नाइदर अवेल कंपोजिशन लेवी स्कीम नॉर अंडर दिस, ना ये गलत है। तो इनका आंसर जो है पॉइंट नंबर सी वुड बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोला गया? Rate of GST applicable for service for repairing of air conditioner made by MS Light Limited will be assuming it tends to pay tax at the minimum rate available। देखो कंपोजिशन स्कीम है, कंपोजिशन स्कीम ये अभी भी जा सकता है, अलाउड है इसको। तो मिनिमम रेट कंपोजिशन स्कीम पे, ऐसे तो आप सर्विसेज के लिए जाओगे तो 18% रेट लगेगा रेगुलर पे, बट अब कंपोजिशन स्कीम पे आप आ गए तो कंपोजिशन स्कीम के लिए रेट क्या है यहाँ पे 3% करके 6%, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया 10(2)(a) सेक्शन के अंदर में। तो ये थी आपके पास में केस स्टडी नंबर 6। केस स्टडी नंबर 6 में आपको कंपोजिशन लेवी पे ज्यादा क्वेश्चन है और टाइम ऑफ सप्लाई पे, दो कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिला होगा। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैंने अपनी तरफ से पूरे कवर किए हैं, इनको एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। चलिए जी, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको लाइक जरूर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे। केस स्टडी नंबर 1 से 5, आज 6 भी कवर हो चुका है। अब आगे हम केस स्टडी नंबर 7, 8 कल का डेट में आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।